क्या आप सुनते हैं कि पंचायती हो रही है? पंचायती लगा रखा है। कब ये चीज़ें हम कब कहते हैं? जब मान लीजिए 4-5 पड़ोस की औरतें बैठी हुई हैं, लोगों की चर्चाएँ कर रही हैं, अपने आस-पास की चीज़ों की बातें कर रही हैं। या फिर लड़के हैं तो चाय की दुकान के बाहर, या फिर डिस्कस स्टूडेंट्स ग्रुप में अपने आस-पास दोस्तों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, जब हम आस-पास की चीज़ों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो जनरल टर्म में हम क्या कहते हैं? पंचायत लगा रखा है, पंचायती लगा रखी है। तो ये है कब? जब लोग किसके बारे में बात करें? अपने लोकल चीज़ों के बारे में, आस-पास की चीज़ों के बारे में, जो अड़ोस-पड़ोस की चीज़ें हैं एकदम से उसके बारे में बात करें। चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, सफाई के बारे में हो, पानी की समस्या हो, तो वो कैसी चीज़ें हैं? लोकल लेवल पे ये चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं। तो लोकल लेवल पे जो ये डिस्कशंस हैं, उसमें भागीदार कौन होते हैं? वहाँ के लोग। और कोई समस्या है तो उस पर काम कौन करेंगे? वहीं के लोग। ठीक है? आगे हम चलते हैं। हाँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको अपने बारे में अगर कोई निर्णय लेना है, आपके खुद के बारे में, तो सबसे अच्छा डिसीज़न कौन लेगा? आपके खुद के बारे में, आपके या मेरे किसी के, तो खुद के बारे में जब आप डिसीज़न लेंगे, लेने की बारी आएगी, तो आपसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं? आपके बारे में निर्णय कौन ले? तो आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि आपके माँ-पापा? या फिर कहेंगे कि मेरा बड़ा भाई मेरे बारे में पूरी ज़िंदगी का निर्णय ले? या फिर मेरी बहन या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे बारे में सारे डिसीज़न्स ले? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना? क्यों? जब आपसे ये कहा जाए कि आप अपने जीवन के बारे में निर्णय लीजिए, तो आप किसको कहेंगे? किसी और को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका जवाब यही होगा कि मेरे बारे में निर्णय लेना है, मेरे बारे में डिसीजंस है, तो खुद मैं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं। तो सबसे बढ़िया डिसीजन आप अपने बारे में आप खुद लेते हैं, और आप खुद ले सकते हैं। यही बात है ना? तो भारत में भी यही चीज़ें हैं कि भारत में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर बिहार की बात करें, मद्रास से, वो तो राज्यवार हो गया। अगर गाँव की बात करें, एक ही राज्य के 2 गाँवों को कंपेयर करें तो दोनों का सिस्टम काफ़ी आपको अलग लग जाएगा। तो जब इतनी विविधता है, फिर ऐसे में कोई दूर बैठा इंसान, शहरी इंसान क्यों डिसाइड करे कि उस गाँव को क्या करना है? इसीलिए हमारे यहाँ पर शासन में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब गांव जो है हमारे, वो अपने बारे में ये माना गया कि अपने विकास के बारे में, अपनी समस्याओं को कहीं बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उसका समाधान भी कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें शक्ति प्रदान की गई, और उन्हें संवैधानिक शक्ति भी बाद में प्रदान की गई है। तो इस गांव जब अपने बारे में पूरी निर्णय ले, गांव जब अपने बारे में, अपने विकास के बारे में निर्णय ले, गांव के लोग मिल करके ये काम करें, तो इसे ही भारत में कहा गया स्थानीय स्वशासन, या हम कहते हैं इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि पंचायत के माध्यम से काम होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम चलेंगे हमारे गांव किस तरह से निर्णय लेते हैं अपने लिए, अपने विकास के मामले में, और क्या क्या संविधान में उसके लिए प्रावधान किया गया है, और क्या इसका विकास का क्रम रहा। इन चीज़ों को जानेंगे, और साथ ही जानेंगे वो सारे एलिमेंट्स जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। देख रहे, ये पूरा जो पिक्चर है मेरे पीछे बना हुआ, ये क्या है? ये है पंचायत का। आप देखते हैं ना कि गांव में अक्सर आप देखेंगे कि जो सीनियर होते हैं, या फिर जो कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं गांव में, जो लोग सब आदर करते हैं, कोई मुद्दा आता है तो लोग, हालांकि ये तो बहुत ट्रेडिशनल है, अब तो गांव भी हमारे काफ़ी लेटेस्ट हो गए हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था अब हो गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी मुद्दा ये है कि उनकी
वो सबका पक्ष सुनते हैं, गांव वालों से सलाह करते हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो ये है पंचायती राज व्यवस्था। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा पंचायती राज व्यवस्था। जो भारत की स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय का मतलब लोकल, स्वशासन का मतलब होता है वहीं के लोग जो हैं वो अपने ऊपर अपने लिए काम कर रहे हैं, वही स्वशासन है। तो ये होता है स्वशासन की, ये पंचायत देखे लगा हुआ है जहाँ पे किसी भी मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। इस टॉपिक में हम जान लेते हैं कि क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट तो समझना है ही, साथ ही हम हमारा जो फोकस जोन होगा वो ये है कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं और उन पॉइंट्स को हम किस तरह से इजी वे में याद रख सकते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्या है। पंचायती राज व्यवस्था जो मैंने एक्सप्लेन किया लगभग वही चीज है। क्या है? फिर आता है कि इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से। ये आपको पता है भारत में पंचायत का जो स्थानीय गांव जो अपने लिए निर्णय ले रहे, ये व्यवस्था काफी पहले की थी। आप हिस्ट्री, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वहां पे आप जानते हैं ना, चोला डायनेस्टी का आप नाम सुनेंगे, चोल वंश का, चोल राजवंश में वहां का फीचर ही यही था, स्थानीय स्वशासन। वो एक एग्जाम में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड। इसका विकास एक तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप जानेंगे और लेटेस्ट भी हम जानेंगे। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में पूछ लिया जाता है आपसे, इस पंचायती राज व्यवस्था ऐसा नहीं कि अभी जो मॉडल हमारे पास है वो शुरू से था। ये लेटेस्ट मॉडल जो है जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है, उम्र को तय किया गया है, कितने दिन में चुनाव होगा फिक्स्ड किया गया है। तो ये चीज़ें जो अभी का लेटेस्ट मॉडल है ये आपको 1992 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये मॉडल जो है वो बाद में आया, इससे पहले भी आपको पता ही होगा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन आउटपुट बहुत बेहतर नहीं था। इसी वजह से फिर क्या हुआ, हमने 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया पंचायती राज व्यवस्था को। तो हम जाने, तो इससे संबंधित ना पंचायत से रिलेटेड बहुत सारी समितियां बनती थी, बनाई गई कि क्या सुधार किया जाए और क्या होना चाहिए, क्या मॉडल हम अपनाएं। अभी का जो मॉडल है उससे पहले कई समिति बनती चली गई पंचायत के कार्यप्रणाली को और उसके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। तो ये समितियां एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे आप फेमस नाम जानते हैं बलवंत राय मेहता जी का, तो ये नाम काफ़ी फेमस है। इन्हें अभी जो पंचायत राज है उसका शिल्पकार कहा जाता है। तो हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समितियां, ये सवाल पूछे जाते हैं इसीलिए हम इनको देख लेंगे। समितियां, पंचायतों से जुड़ी हुई समितियां। चौथे नंबर पे हम देखेंगे वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे कि जो संविधान में जिसके बारे में, अच्छा मुझे यही बता देना चाहिए था। चलिए समिति से पहले हम देख लेंगे संवैधानिक प्रावधान। संविधान में क्या प्रावधान है, पंचायतों से जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं, जो भाग हैं, वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं पेपर में, रिपीटेड आप देखेंगे। प्रीवियस ईयर अगर आप देखें तो वो रिपीटेड बार पूछे गए हैं। संवैधानिक प्रावधान जो है वो पंचायतों से रिलेटेड कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम समितियां देख लेंगे कि कौन कौन सी समिति जो है वो बनी थी, समितियां। और फिफ्थ में हम क्या करेंगे कि जो संवैधानिक प्रावधान है, जैसे आर्टिकल, प्रमुख आर्टिकल, वो देख लेंगे स्पेशली, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था का टॉपिक ऐसा है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो हैं वो उसके आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और आर्टिकल से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे। प्रमुख अनुच्छेद के बाद हम 6 नंबर पे देख लेंगे कि जो भी चीज़ें देखिए आर्टिकल के साथ ही मेंशन की गई है, लेकिन फिर भी हम उसको अलग से सेपरेट, जैसे
पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन करेंगे, मतलब गठन उसका कौन करेंगे, और उसमें किनके पास अधिकार है। तो ये सारी बातों को हम सेपरेट तरीके से देख लेंगे। तो ये होगा अन्य तथ्य कह सकते हैं। अन्य तथ्य क्या, पंचायत से रिलेटेड ही, जो इनके अलावा, उनकी चर्चा कर लेंगे हम। तो ये कुछ चीज़ें हम हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो फिर से मैं बता दूं वही चीज़ कि गांव के लोग मिल करके अपने गांव में हम क्या चीज़ें लाएं, क्या समस्याएं हैं हमारी, और कैसे उसको सुधारे, परिस्थिति को कैसे सुधारे, इस बारे में जब खुद से निर्णय लेते हैं तो इस व्यवस्था को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था यही है जहाँ पे गांव अपने बारे में निर्णय ले रहा है। जब हम अब क्या है कि उसकी शक्ति दी गई है, संविधान से भी दी गई है ये शक्ति। तो जब गांव जो है गांव क्या कर रही है, गांव जो है अपने बारे में निर्णय ले रही है, अपने लिए निर्णय ले रही है। अपने लिए क्या कर रही है, गांव का मतलब गांव के लोग अपने लिए निर्णय ले रहे हैं। तो जब ये निर्णय ले रहे हैं तो यही कहलाता है क्या, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, शासन की एक कैसी व्यवस्था है, यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। अब आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि चल ठीक है, अब आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्या, इसने क्या किया, इसने गांवों को अपने लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम बना दिया। और ये इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ये उदाहरण क्या है विकेंद्रीकरण का, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आपसे ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में क्या स्पष्ट कर रहा है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकृत सत्ता को, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता एक तरह से। तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण क्या होता है, जब डिसीजन एक बिंदु पर लिया जाता है और बाकी लोग जो है उसको पालन करते हैं, उसका पालन बस करते हैं, तो ये केंद्रीकृत है निर्णय लेने का। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि निर्णय जो है वो अलग अलग स्तर के द्वारा लिया जा रहा है। सपोज कर ले, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके परिवार से रिलेटेड सारे निर्णय आपके पिता लेते हैं और आपको बस उसे फॉलो करना होता है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, सेंट्रलाइज सिस्टम। घर में भी तो शासन चल रहा है ना, तो घर में भी जो चलता है ना शासन, जनरली माँ का शासन रहता है ना घर के भीतर। तो ये शासन हो गया कि कोई एक बिंदु, कोई एक जन पूरे के लिए निर्णय ले रहा है। तो ये क्या हो गया, केंद्रीकृत तरीका हो गया निर्णय लेने का, शासन चलाने का। लेकिन जब निर्णय जो है सत्ता के अलग अलग बिंदु ले रहे हैं, अलग अलग स्तर पे लिया जा रहा है, मान लीजिए पिताजी जो हैं वो कुछ मामलों में ले रहे हैं, लेकिन आपको भी ये पावर दिया गया है कि आप अपने बारे में खुद निर्णय लें। तो जब आपके पिता भी अपने घर परिवार के लिए निर्णय ले रहे हैं और आप भी स्वायत्त इकाई के रूप में अपने लिए निर्णय ले रहे हैं, अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं आप, तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो आप इसको याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कैसा सिस्टम है, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण को प्रदर्शित करता है। ये उदाहरण है सत्ता के विकेंद्रीकरण का। ये था पहला पॉइंट जो पेपर में पूछ लिया जाता है, या इसको कहा जाता है ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को लाना जमीनी स्तर पर। तो जमीनी स्तर, गांव ही हमारी इकाई है, जमीनी स्तर। अब आते हैं हम तो अब आते हैं इसके विकास के बारे में कि क्या इसका विकास कैसे कैसे हुआ। ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताते जा रही हूँ, आप अगर इनको कर लेते हैं तो आपको गारंटेड कह रही हूँ कि आपके पेपर में
सवाल नहीं छूटेंगे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी आप जान लीजिए। आज भी भारत की 70% लगभग, एक्यूरेट नहीं कह रही हूँ, लगभग, क्योंकि 31% आसपास जो है वो आपका लगभग 70 थोड़ा कम कर लें, अभी 2011 का सेंसस कहता है 70%, आप 68 के अप्रॉक्स रख लें, तो लगभग 70% आबादी जो है वो गाँव में रहती है। तो जहाँ जब हम विकास की बात करेंगे तो हमारा कहने का मतलब क्या होगा, फोकस एरिया क्या होगा। मान लेते हैं 30% आबादी, लेकिन हमारे मेजॉरिटी क्या है, वो जनसंख्या है जो गाँवों में रह रही है। तो गाँवों में जो बड़ी जनसंख्या रह रही है तो उसके लिए हमें काम करना ज़रूरी है। गांव हमारा फोकस जोन है। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात आती है तो यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस सिस्टम के बारे में कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो कि 70% लोगों की है। उस सिस्टम को अब अवॉइड नहीं कर सकते जो 70% लोगों की है। तो यहाँ पे उसका पूछने का मोटो भी यही रहता है कि जो बच्चा कैंडिडेट आ रहा है उसे अपने यहाँ पे जो 70% शासन चल रहा है, मतलब पंचायती राज की जो व्यवस्था है 70% लोगों को प्रभावित जो कर रही हैं, तो उसके बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी है या नहीं, ये एग्जाम में पूछने का एक कह सकते हैं तरीका होता है जानने का कि आप कैसी पर्सनैलिटी, ये अपने देश के बारे में आप क्या जान रहे हैं, ये एक चीज़ बात होती है, कॉमन आपको जानना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो हमने जाना पंचायती राज व्यवस्था। अब हम बात करेंगे कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। हालांकि आपको एंसेंट हिस्ट्री में भी इसका रूप दिख जाएगा, लेकिन हम लेटेस्ट की बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो भारत में लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन, उन्होंने ही सबसे पहली बार कहा था कि स्थानीय लेवल पे शासन होना चाहिए, स्वशासन की बात कही थी, स्थानीय स्वशासन की, लिटन के द्वारा। लेकिन लॉर्ड रिपन में के काल में स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना हुई थी। लॉर्ड रिपन, इनका नाम आप याद रखेंगे, पेपर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपन, इनके टाइम पे ही स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना हुई। स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना हुई। स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना हुई इनके समय पे, और इसीलिए इनको कहा जाता है, अगर आप जानते हैं तो गेस कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताती हूँ, इन्हें कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। इसलिए ये नाम आपको याद रखना है, स्थानीय स्वशासन का जनक। जनक इन्हें कहा गया, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का। आपको नाम एकदम से याद रखना है, लॉर्ड रिपन, इनके नाम को आप याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक है, तो आप ये याद रखें। अब आगे चलते हैं। तो ये तो था स्थानीय स्वशासन का जनक, इनको कहा, यही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर शुरुआत कहें कि पहली बार किसने कहा, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ये कहा गया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू करनी चाहिए, तो लॉर्ड लिटन का नाम आता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। आगे चलते हैं। अब भारत आज़ाद हो चुका था, आज़ादी में हम आ जाते हैं। भारत आज़ाद हो गया 1947 में, और उस समय पे लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण थी। और आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप जानेंगे कि उस समय तक भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर का बैंड बच चुका था पूरी तरह से। जो भी, चाहे वो राजा रहे उस दौरान, मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, या फिर जो अंग्रेज रहे, उन्होंने इतना एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना निचोड़ दिया, बुरी स्थिति थी। जब वो हम आज़ादी की बात करें, उस दौरान हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति और साथ में सामाजिक स्थिति को उसने बदतर कंडीशन में छोड़ा था। जब अंग्रेज यहाँ से चले तो गए, लेकिन बदहाल करके चले गए, कह सकते हैं कि किसी इंसान को पूरी तरह से लूट करके वो यहाँ से गए हैं, होता ना।
भारत को जाते जाते वो पूरा निचोड़ लिए, लूट लिए। तो अब जब भारत आज़ाद हुआ उसके पास बहुत चुनौतियां थी। वो तो हम फिर भी बहुत तेजी से, आप माने या ना माने, कि हमने बहुत हद तक खुद को संभाला। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनको खाना देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद है, हमारे पास इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं है, और जनसंख्या आप जान रहे हैं कितनी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, और खुद को संभालना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रन करना और विविधताओं के साथ कितना डिफिकल्ट काम था। लेकिन सैल्यूट है हमारे जो जितने भी नेता रहे, भले लाख गालियां लोग दे देते हैं ऐसे, बट इतने बड़े देश को संभालना एक बहुत ही चुनौती वाला काम था जो उन्होंने कर दिखाया, संभाला, और आज तक हमारा संविधान टिका हुआ है। सोचे कितनी बारीकी और कितनी मेहनत लगी है इसमें। तो ये था। अब हम जब क्या हुआ, भारत आजाद हो गया, ग्रामीण क्षेत्र बहुत बदहाल स्थिति में था, ग्रामीण का पूरे देश ही बदहाल स्थिति में था। 90% जनसंख्या लगभग गांव में निवास कर रही थी। तो भारत ने, अब आगे हम चलते हैं, भारत में एक ग्रामीण विकास के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्यक्रम को शुरू किया। भारत में 1952 में दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया। उस समय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट था। ये कार्यक्रम क्या था? 1952 में शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट था, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के टाइम सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, और इसका फोकस था गांवों का सर्वांगीण विकास, मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक, मतलब हर तरह से गांवों का विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना। तो सामुदायिक विकास की कार्यक्रम को लाया गया, लेकिन इसके कई साल बीत भी गए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या बाकी चीजें बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाया, और यही रीजन था। अब हम समितियों की बात करेंगे, बैक टू बैक समितियां बननी शुरू होंगी सामुदायिक विकास के लिए। ये क्या किया ना, ये आप कह सकते हैं जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसका आधार बना, ये बेस बना। तो बेस क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना। ये 1952 में आया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी विकास की कार्यक्रम थी, सामुदायिक विकास का, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम बना। अब तो इसके द्वारा, इसके माध्यम से जो है वो गांव का जो विकास हमने सोच रखा था वो उस तरह से नहीं हो पाया। तब जाके 1957 में एक समिति बनती है, जिसने कह सकते हैं कि अभी की जो हमारी पंचायती व्यवस्था है उसको उसकी नींव रख दी। ये समिति एग्जाम में रिपीटेड बार पूछी गई है, इस समिति से एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है, और ये समिति थी आपकी, आप जानते होंगे, ये गुजरात के थे, और पूर्व मुख्यमंत्री भी गुजरात के, ये मुख्यमंत्री भी गुजरात के रहे थे, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति बनी, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति बनी, और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी। और यही कारण था कि इसी वजह से बलवंत राय मेहता को कहा गया, भारत की जो अभी की पंचायती राज व्यवस्था है ना, इन्होंने कौन सा मॉडल दिया? बलवंत राय मेहता जी ने, इन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय मॉडल को दिया। आपको पता होगा 3 स्तर पे पंचायत होनी चाहिए, त्रिस्तरीय मॉडल को दिया। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, या हल्का यहाँ बता देती हूँ। गांव के लेवल पे था इसमें ग्राम पंचायत, और यही मॉडल अभी भी है, अभी भी यही मॉडल है। इन्होंने कहा कि गांवों को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो किसी कार्यक्रम या योजना के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि गांवों को उनकी शक्ति देने से होगा। गांव को उनके निर्णय में भागीदार जब हम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्यक्रम हम बहुत बड़े लेवल पे चला दे, उससे कुछ भी नहीं होगा। हम अगर कोई योजना चला दे रहे हैं तो सिर्फ योजना नहीं करेगी, बल्कि गांव के लोगों को जब हम भागीदार करेंगे,
जब उसी चीज में हम शामिल करेंगे विकास में, तभी एक्चुअल लेवल पे गांव का विकास हो सकता है। और ये इनका मॉडल था और इन्हीं कहा गया जो है पंचायती राज का शिल्पकार। ग्राम पंचायत थी, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। ब्लॉक लेवल होता है, ब्लॉक लेवल पे था पंचायत समिति, था नहीं है अभी भी पंचायत, यही मॉडल अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है, समिति। और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये मॉडल इन्होंने दिया बलवंत राय मेहता, और इनके इसी योगदान के लिए इन्होंने इनको कहा गया भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार। इसको शॉर्ट में पंचायती राज व्यवस्था को मैं लिख दे रही हूँ, पंचायती राज सिस्टम का शिल्पकार। शिल्पकार मतलब जो बनाता है, बनाया, उसका ढांचा तैयार किया। तो बलवंत राय मेहता बेहद पंचायती राज व्यवस्था के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो रूपरेखा दी वो था त्रिस्तरीय मॉडल जिसे अपनाया गया और पंचायती राज का, इसीलिए इनको पंचायती राज सिस्टम का शिल्पकार कहा गया। शिल्पकार मतलब गढ़ने वाला, रूपरेखा इन्होंने गढ़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो ये समिति बनी थी 1957 में। हाँ, यहाँ से कुछ फैक्ट्स बनते हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जब बनी, अब हम समितियों की बात कर रहे हैं, अब हम समितियों पे चलेंगे। सारी समितियां हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता जी की जो समिति थी हमारी, डबल इन्वर्टेड, बलवंत राय मेहता जी की जो समिति बनी, इन्होंने पंचायत का कौन सा मॉडल दिया? त्रिस्तरीय मॉडल दिया। और ये तीनों ही आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। याद इसलिए होना चाहिए कि यही चीज पूछ दिया जाता है सीक्वेंस में। अब अगर आप ऑप्शन को देखें तो उसमें सीक्वेंस में यही चीज पूछा जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कैसा है, या इनमें से कौन है या कौन नहीं है। तो त्रिस्तरीय मॉडल इन्होंने दिया, इनको पंचायती राज सिस्टम का शिल्पकार कहा गया। और इन्हीं के सिफारिश, इन्होंने 1957 में इनकी समिति बनी थी और इन्होंने सिफारिश दी। इसके बाद ही पहली बार भारत में इस समिति के सिफारिश को माना कुछ हद तक, और बहुत सारी रिकमेंडेशंस होती है ना। इसके बाद राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। पहली बार, आपको पता होगा, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के किस जिले से? राजस्थान के जिला, अगर आपको पता है, नागौर जिला, जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन, पंचायती राज सिस्टम सॉरी, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज सिस्टम का उद्घाटन किया गया। और फिर इसके बाद लक्ष्य कदम पे दूसरा, और हाँ, इसका उद्घाटन जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब आपको आगे बता दूं, ये पहला राज्य जहां पे पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो राजस्थान है। आपको डेट अगर पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है, 1959। अब आते हैं, इसके बाद राजस्थान पहला राज्य बना और दूसरा राज्य था आपका, राजस्थान के बाद दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने इस पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ पे लागू किया। तो ये था हमारा पहली समिति, जो कि बलवंत राय मेहता समिति थी, और उसके रिकमेंडेशन और ढांचे को हम देख सकते हैं। चलिए आगे की समिति के बारे में, बस समिति का नाम और थोड़ा सा हम जान लेंगे उसके बारे में कि क्या कुछ उन्होंने
रिकमेंड किया, ये थोड़ा पूछ लिया जाता है पेपर में। पहला तो आप जान रहे हैं बलवंत राय मेहता, जिसकी चर्चा हमने की, ये पहली समिति थी। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखना है समिति के बारे में, वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये आई थी आपकी 1978 में, नहीं 1977 में, सॉरी, ये 1957 की समिति थी। इन्होंने दिया त्रिस्तरीय मॉडल, त्रिस्तर मॉडल दिया। वहीं अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर का मॉडल दिया। अशोक मेहता समिति ने 2 ही स्तर की बात की, 2 स्तरीय मॉडल दिया इन्होंने। 2 स्तरीय मॉडल इन्होंने दिया, जिसमें जनपद और मंडल पंचायत की बात इन्होंने की, तो 2 ही स्तर का मॉडल इन्होंने दिया। तीसरी जो समिति की बात करें वो है वीके राव समिति। इन्होंने पंचायत को और ज़्यादा स्वायत्त बनाने की रिकमेंडेशन की कि और ज़्यादा आज़ादी दी जाए, शक्तियां दी जाएं, और न्याय पंचायत के गठन का भी इन्होंने कहा। न्याय पंचायत और अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की बात इन्होंने की। वीके राव के बाद हम चौथी समिति की बात करें जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, सिंघवी समिति। सिंघवी वो समिति थी जिसने कि पहली बार कहा कि पंचायत, अब देखिए पंचायती राज का उद्घाटन हो गया 1959 में, लेकिन उसके बावजूद पंचायती राज का जो मॉडल हमने लॉन्च किया वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा था जिसकी हमने उम्मीद की थी, मजबूती उतनी नहीं थी, क्योंकि पंचायत से रिलेटेड निर्णय लेने का अधिकार जो था वो राज्य सरकार को था। राज्य सूची का विषय है ये पंचायत जो है, आगे बात करेंगे। तो वो सरकार की मर्जी पे होता था, कभी इलेक्शंस हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, तो ये उस तरह से कह सकते हैं कि विदाउट डिसिप्लिन वो काम हो रहा था, मतलब एकदम से एक्यूरेट। अभी जो संवैधानिक दर्जा मिला तो उसके बाद से है कि राज्यों पे बाध्यकारी दबाव है कि आपको ये करना है, आपको 5 साल में चुनाव करवाने हैं, आपको राज्य वित्त आयोग की का जो है वो काम, वो फंक्शनिंग, वो सबको देखना, तो ये सारी चीजें अभी बाध्यकारी है। सिंघवी समिति, ये समिति आपकी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिकमेंड किया कि अगर हम पंचायत को उस लेवल पे, पंचायती राज मॉडल को अच्छे से फंक्शन में लाना चाहते हैं, मजबूती के साथ ये आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम संविधान के पावर को इसमें डाल दें। बूस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि संवैधानिक पावर उसमें डाल दें। आप जान ले कि जो भी चीज़ें संविधान में मेंशन कर ली जाती है उसमें ज़बरदस्त कहना है बूस्टर पावर आ जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि बूस्ट करने के लिए इस मॉडल को अच्छे से फंक्शन में लाने के लिए, एकदम परफॉर्मेंस इसका अच्छा हो, आउटकम इसका अच्छा है, उसके लिए सिंघवी समिति ने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इन्हें की। और 5वीं एक समिति जो कि थुंगन समिति थी, बहुत सारे इनके रिकमेंडेशंस रहते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ना, बस वही देख लेंगे। वो उन्होंने भी कहा कि भाई पंचायती को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड ये कुछ समितियां हैं। फिर से हम एक बार रिविजन इसको यहाँ पे कर लेंगे ताकि चीज़ें यहाँ की यहाँ याद हो जाए आपको। पहली जो समिति आप याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में ये समिति बनी और इसने पंचायती राज, आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। त्रिस्तरीय मॉडल को इसने दिया, 3 लेवल पे पंचायत होनी चाहिए। त्रिस्तरीय मॉडल बेहद बेहद इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक समिति थी अशोक मेहता समिति। ये समिति आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अशोक मेहता समिति का संबंध किस चीज से है, तो वो पंचायती राज व्यवस्था से है और इसका सुझाव था 2 स्तर पे होना चाहिए, जनपद और मंडल। वीके राव समिति, वीके राव समिति ने क्या दिया, वीके राव समिति ने कहा भाई न्याय पंचायत हो, पंचायतों को स्वायत्तता दी जाए, मतलब ज़्यादा आज़ादी जो है वो पंचायतों को मिलनी चाहिए। फिर आते हैं हम सिंघवी समिति की बात करें
तो सिंघवी समिति और थुंगन समिति, इन दोनों ही समितियों ने कहा कि पंचायतों में अगर हम वो जान डालना चाहते हैं, इस मॉडल में अगर हम वो जान डालना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे संवैधानिक दर्जा दें, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से ये क्या होता है, इसका जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों पर बहुत सारे बाध्यकारी प्रावधान भी लागू किए गए इसके बाद से। तो अब यहाँ पर मिलता है फाइनली, देखिए उद्घाटन कब हो गया था पंचायत का? 1959 में, और संवैधानिक दर्जा इसको मिलता है आगे चल के 1992 में। तो अब जानेंगे पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या क्या चीजें जो है वो संविधान में इंक्लूड हुई। तो चले आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा संविधान में पंचायतों से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे नोट डाउन करके रख लें। संवैधानिक प्रावधान हम देख लेंगे, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। एक तो आपको ये बता दूं कि संवैधानिक प्रावधान को हम दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक, जब संविधान बन रहा था उसी समय पर डीपीएसपी जो है हमारा नीति निर्देशक था, तो उसमें इसके बारे में मेंशन पहले से किया गया था भाग 4 में, और उसके बाद जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तब भी चीजें अलग हुई। तो दो चीजों को मतलब कुछ कुछ संविधान में जोड़ा गया, संशोधन के द्वारा आया ना, तो जुड़ा उसमें। एक तो हम देखेंगे कि शुरू में ही संविधान में था ये चीज, पंचायतों का विजन जो है वो पहले से ही संविधान में इंक्लूड था। वो क्या था? देखिए पहला, संविधान के भाग 4, भाग 4, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए आपको रटना है, हालांकि ऐसा रोमन रोमन जल्दी बच्चे सभी को नहीं पता होता है, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल में जो है वो 4 को लिख देती हूँ। ठीक है, भाग 4, अगर किन्हीं को ये आदत है, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। भाग 4 किस चीज में है ये? तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी ही यहाँ लिख दे रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है दिया गया है? पंचायतों के बारे में। तो यहाँ पे डीपीएसपी में कहा गया है कि पंचायतों का गठन हो। डीपीएसपी के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद, जो है अनुच्छेद 40। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो पंचायतों का गठन करे, इसके लिए निर्देश यहाँ पे अनुच्छेद 40 में है। और अगर आप कहेंगे कि किस सूची का विषय है, जैसे अगर आपको पता होगा कि राज्य सूची है और केंद्र सूची होती है, तो ये जो सूची है किस सूची में ये है शामिल? तो ये सूची जो इसकी है, सूची है राज्य सूची। तो पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। तो ये था, पहले से ही यहाँ पे संविधान में ये प्रावधान मौजूद थे। अब हमने बताया कि पंचायतों को बूस्ट करने के लिए उसमें एक पुनर्जीवन कह सकते हैं, पुनर्जीवन डालने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए उसमें क्या किया गया? बूस्टर डोज मारा गया। ये बूस्टर डोज क्या था? तो ये बूस्टर डोज था संवैधानिक संशोधन, जो है पंचायती राज से संबंधित संशोधन किया गया। ये संशोधन कौन सा नंबर का संशोधन था? तो ये जानेंगे हम संशोधन के बारे में। संशोधन हुआ, ये कौन से नंबर का था? तो ये था आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में
शामिल जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इसके जब संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ तो किस भाग में शामिल किया गया पंचायतों को? यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको पहले मैं लिख दूं, भाग 9। एग्जाम में इस तरह का रोमन पैटर्न में पूछेगा। देखिए ये जो है भाग 4 किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 जो है वो आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, नीति डीपीएसपी से। और उसी में बहुत सारे आर्टिकल है, जैसे कि समान न्याय, नागरिक स्वतंत्रता, फिर आपकी बहुत सारी सामाजिक लोक कल्याण जैसे बहुत सारे आर्टिकल उसमें है। उसी में से एक है आर्टिकल 40 जो कहता है पंचायत का गठन। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि भाग 4 में भी और भाग 9 में, दोनों जगहों पे है। भाग 4 जो है डीपीएसपी का पार्ट है, जबकि भाग 9 जो है, भाग 9 पर्टिकुलर खास तौर पर पंचायत की बात कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत के लिए ये जो भाग जो है वो जोड़ा गया। तो भाग 5 में है, सॉरी भाग 9 में है। और अनुसूची जुड़ी, अनुसूची जो जुड़ी, आपको पता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। शुरू में कितनी थी? 8 अनुसूची थी, बाद में जुड़ती गई। तो 9वीं अनुसूची जो जुड़ी, 8 के बाद जो 9वां जुड़ा वो पंचायत से ही रिलेटेड जुड़ा। अनुसूची जुड़ी, अरे सॉरी नहीं, ये 8वां तो अलग, 9वां अलग था, वो था आपका भूमि अधिग्रहण। अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची में जुड़ी, 11वीं अनुसूची। और आर्टिकल जो अनुच्छेद जो पंचायत के अंतर्गत जोड़े गए संशोधन के माध्यम से, अनुच्छेद जो रहे वो रहे 243 से लेकर के 243 का ABCD करके ये बढ़ते चला जाएगा। कुल 16 अनुच्छेद जुड़ गए यहाँ पे, कुल 16 अनुच्छेद जुड़े ABCDEFGH करके। तो इतने अनुच्छेद जो है वो संशोधन के माध्यम से पंचायती राज में जुड़े। आपको जितनी बातें बता रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि पेपर में पूछ लिए जाते हैं, हर तरह के पेपर में, चाहे वो स्टेट PSC का आप दे रहे हैं एग्जाम, या फिर आप 1 टाइम एग्जाम है, आप क्लर्कल पोस्ट के लिए दे रहे हैं, CGL है, रेलवे है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बस मोड अलग होता है पूछने का। तो ये हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो फिर से आप इसको देख ले कि भाग 4 में भी अवेलेबल है और भाग 9 में भी है। भाग 4 और 9 दोनों जगहों पर है और इसमें कुल 16 अनुच्छेद जो है वो नए जुड़ गए। तो आप इस चीज में मिस्टेक नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये है 73वां संविधान संशोधन। चले तो आगे की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना।